जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त और मित्र आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से एक कक्षा यह एनसीईआरटी बेस्ड हमारी 6 एनसीईआरटी की चैप्टर थर्ड इसकी आज हमारी आरंभिक नगर की कक्षा प्रारंभ होगी, जिसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, सिंधु नदी से संबंधित और जो खोजे हुए कुछ पुरातत्वविदों द्वारा सामग्री मिली है उससे संबंधित हमारी यह कक्षा होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग होगी और यह प्राचीन भारत की हमारी कक्षा है। यह बुक ही प्राचीन भारत की है, हम उसी पे हमारा अध्ययन चलेगा। और 7th क्लास की जो पुस्तक होती है वह आपको मिडिएवल हिस्ट्री की होती है और यह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री की है। हिस्ट्री को आपको पता है, हमने बताया था कि 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला जो सबसे प्रारंभिक हुआ उसको प्राचीन भारत बोलते हैं, उसके बाद वाले को मध्य भारत बोलते हैं और जो लास्ट अभी भी हम लोग जी रहे हैं उसको आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। और इन सब में से निकल करके एक चीज और आता है जिसको आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, जो विभिन्न शासक राजा द्वारा जो आप देखते हैं कि उनके द्वारा जो बनाई गई इमारतें हुई, किस कला में हुई, कौन कला हुआ, इन सब के बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते। जो क्लास 11th में हमको पढ़ना है, नितिन वर्मा, नितिन सिंघानिया वगैरह उनकी पुस्तक है, उनके बारे में हम वहाँ से अध्ययन करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जरूरी है उन सारी बातों को हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है। देखिए, यह हमारी पार्ट है जो इन द अर्लियर सिटीज, यहाँ कहा जो अर्लियर, जो प्रारंभिक समय में, जो आरंभिक समय में जो नगर हुआ करते थे उन नगरों के बारे में हमारी अध्ययन हो रही है और हम उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल नियरली 115 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab. Engineers stumbled upon the site of Harappa in present day in Pakistan. To them, it seemed like a mount that was rich sources of a ready-made high quality of bricks, so they carries of thousands of bricks. Okay, from the wall of the old buildings of the city to build railways lines, many buildings were completely destroyed. What do you mean by this? Mean by old period of Punjab, which time located, India was not partitions, Pakistan and India. 1947 India was a two states, एक Pakistan and secondly India. Pakistan was freedom 14 August 1947 and India was stable and एक freedom states, democratic states, republic states were 15 August 1947. ओके, यह घटना है मेरे दोस्तों, यह झेलम नदी है, चेनाब नदी, यह सारी घटना हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। और यह मैप हमारा 3 है। 3 इसलिए है कि पहला हमने प्राचीन भारत का देखा उसी में, फिर दूसरा भी देखा और तीसरा हमारा यह मैप है, इसीलिए मैप 3 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है। ठीक है, देखिएगा ये सारी जगह ऐसे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि उस समय पंजाब के समय रेलवे लाइन वगैरह बिछाई जा रही थी, उस समय जितने भी हड़प्पा कालीन ईंटें वगैरह थे उनको कबाड़ लिया गया, उखाड़ लिया गया और उखाड़ने के बाद उनसे रेलवे लाइन बिछाने में उस ईंटों का यूज किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज रखाल दास बनर्जी और सहनी जी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता खोज कहने का मतलब कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो खुदाई में यह मिला, तो फिर हम अब आप पूछोगे कि मान के चलो खुदाई में मिला सर, तो जब खुदाई में मिला तो आपको कैसे पता कि हड़प्पा की ही होगी? क्वेश्चन तो बनती है। ये ऐसे पता चलता है कि जब चीजें पुरानी होती है उनको हम कार्बन 14 C14 के माध्यम से उसका रिसर्च करते हैं लैब में, जिसके माध्यम से पता चलता है कि यह चीजें इतनी पुरानी है और आप
फिर कहोगे कि भाई मान लो आप सब बात तो सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि ये हड़प्पा की ही कैसे है। तो हड़प्पा की उससे पहले मिली हुई जो भी चीज मिलेगा हम उससे तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमको पता चलेगा कि यह वस्तु हड़प्पा की है तो हड़प्पा में, या किसी और की है तो उसमें इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिएगा, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। जैसे आप कुतुब मीनार दिल्ली में देखते हो, कुतुब मीनार देखते हो तो वहां पे देखते हो कि कुतुब मीनार देखने से आपको, अगर आप हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हो तो इमेजिनेशन हमेशा अपने साथ लेके चलना। लाइफ में अगर हिस्ट्री किसी भी मोड़ पर पढ़ना हो तो इमेजिनेशन अपने साथ। पूछो कि इमेजिनेशन कैसी चिड़िया का नाम है, तो इमेजिनेशन ऐसी चिड़िया का नाम है कि खुद को वहां रख करके इमेज करो। अकबर के बारे में खुद को अकबर रखो कि मैं भारत का अकबर होता, मैं अगर भारत का अकबर होता, पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी सोच के देखना, मैं अगर भारत का अकबर होता तो सोचो उस समय हमने कितने नरसंहार करवाए, कितने राजपूताना में, मतलब राजपूताना में उसने शादी करे, कितने शादियां करी। तो सोचो कि तुम्हारी क्या उस समय फीलिंग होती। तुम पूरे भारत के एक तरफ से सल्तनत के वारिस होते, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अपने आप को उस पोस्ट पे रख करके देखना। जब आपने हुमायूं को पढ़ा, हुमायूं को अपने पास रख करके देखो। शेरशाह को पढ़ा, शेरशाह को रख करके सोचो। आप उस तरह से खुद को इमेजिनेशन करो, या उस जगह पब्लिक को भी रख करके देखो कि आप किस तरह के पब्लिक के साथ कैसे बर्ताव होते थे, बिहेवियर होते थे। तब जाके आप हिस्ट्री समझने के योग्य बनोगे। हिस्ट्री क्या है? हमारी बीती हुई कहानी को कहने का एक जरिया है जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ और पूर्वज ने हमारे देखे, उसी को कहने का यह नजरिया है इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री, दैट मीन्स रिलेवेंट टू योर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैं लॉट्स ऑफ, जहां तक ग्रैंड लेके चले जाइए वहां तक ग्रैंड आपको जाइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। तो उसी चीज को कहता है कि लगभग 150 साल पहले, 115 ईयर्स अगो, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुड़े इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो पाकिस्तान में है। और यह जो हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, यह पाकिस्तान में अभी चली गई। पहले भारत की सभ्यता थी, और पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमको भी तो अपने पूर्वज के बारे में जानना है। और पाकिस्तान तो अपना बच्चा है, अपने में से अलग हुआ है, और बांग्लादेश पोता हो गया इंडिया का। ठीक है, तो देखिएगा, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर, और आपको पता है कि 1853 में समथिंग भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नहीं पता है? मैं बता रहा हूं ना, मुझे पता है। देखिए, इंडिया में 1853 मुंबई टू ठाणे 32 किलोमीटर की रेलवे लाइन पहली बार भारत में अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई थी। मुंबई और बॉम्बे सब एक था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। देखिएगा, बंबई के बाद मद्रास और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी। मतलब यूं कहो भारत में 3 ही राज्य हुआ करते थे। यूं कहो कि भारत में 3 ही स्टेट हुआ करते थे। और आप आज गुजरात का नाम सुनती हो। गुजरात में सबसे बड़ा जिला है एक कच्छ का रण, पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे बड़ी बात है कि यह गुजरात भी जो है आपका बंबई से अलग होकर के बना है, बिहार से भी अलग होकर के। जैसे आप पश्चिम बंगाल से अलग होकर के बिहार बना, बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना, और उड़ीसा फिर बिहार से अलग होकर के झारखंड बना। उसी तरह से यह स्टेट का बंटवारा हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए फिर क्या कहता है। आगे कहता है, then about 80 years ago, archaeologists found in the site and released that this was one of the oldest city in the subcontinent. This was the first city discovered to be all other sites from where similar buildings and other things were found were described to Harappan. These cities
डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स। जो हड़प्पा है, और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान दीजिएगा हमारी दो बातों को। हड़प्पा है, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लगभग 4700 ईयर्स अगो इस सभ्यता का विकास हुआ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 11th क्लास में जब जाइएगा तो चैप्टर 2 में आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़नी है। या मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह दो नदियों के बीच की, दजला और फरात नदी के बीच की सभ्यता है, और उस सभ्यता के तकरीबन 100 वर्ष बाद इस सभ्यता की खोज की गई माना जाता है। दोनों सभ्यता में एक डिफर था और दोनों सभ्यता की कुछ खूबियां थी। अगर उस सभ्यता की बात करते हैं, उस सभ्यता में लोग, दोनों सभ्यता में न्यूक्लियर फैमिली चाहते थे। न्यूक्लियर परिवार मतलब मम्मी पापा, आप एक दो बच्चे, बाकी सब। आज भी लोग न्यूक्लियर फैमिली लेकर के बाहर बस जाते हैं, वहां पे अपने बच्चों का परवरिश करने के लिए घर परिवार को छोड़ देते हैं। आज भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। उस समय भी ईंटों के घर बनते थे, आज भी ईंटों के घर बनते हैं। अब आज अंबुजा सीमेंट है, कल अंबुजा नहीं था, लेकिन कल की बिल्डिंग आज भी बची हुई है। आज की बिल्डिंग 100 साल में ढह जाएगी, क्योंकि बेईमानी ज्यादा हो गई है। उस समय बेईमानी कम था, डिसऑनेस्टी अधिक हो गई है, यूं तो कहें। ध्यान दीजिएगा, तो उस सभ्यता में शहर के लाइफ थे, लेकिन इस सभ्यता में शहरी जीवन को अधिक फोकस किया गया है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता में थोड़ा कम है। बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन वो फिर जब अगली क्लास में हमारी वीडियो है डली हुई, अगर चाहिएगा तो देख सकते हैं, जो भी देखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है देखिएगा, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, और चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, इसमें क्या स्पेशल महत्वपूर्ण थी, यानी इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो दिस सिटीज वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया। उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड a set of unique objects in almost all these cities, red pottery painted with a design, black stone whites, उसके बाद seals, special beads, coppers, tools and paddled sided along stone bolts। मतलब कहने का मतलब है इस सभ्यता में नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ठीक है, प्रांतों में से मिले हैं, और इन सभी स्थलों के पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं। लाल बर्तन जिसमें लोग, आप उसको मृद भांड भी कहते हैं, मटके नुमा होता है, मटका ही होता है, मटके नुमा होता है, मटका ही होता है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के पात्र आपको देखने को मिले हैं। इस तरह के पात्र आपको देखने को मिले हैं। इसमें लोग उस समय खाना बनाते होंगे, पानी गर्म करते होंगे, बहुत चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि आग का आविष्कार उस समय हो चुका होगा, सब कुछ है। तो इस तरह के आपको मिलने हैं। फिर मूर्ति भी मिली है, सब कुछ मिले हैं। शिव की पूजा उस समय भी लोग शिव की आराधना किया करते थे। तो फिर देखिए ना क्या कहता है, फिर कहता है कि इन सभी स्थलों के पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं और जिनमें मिट्टी के लाल बर्तन, जिन पर काले रंग के चित्र चित्र उस पे उकेरे जाते थे, और पत्थर के बांट बांट मतलब वही जो वेट करते हैं ना, जो हम लोग, आप जानते हैं कि फ्रांस से हमको वेट करने की पद्धति मिली है, पढ़ाया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। आगे देखिए ना, फिर कहता है उसके बाद मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड में दी। मतलब कहने का मतलब उस समय तांबे की खोज वहां पे हो गई थी, तांबे की खोज हो गई थी। सोचिए इतना वर्ष पहले, यह सब हम उसकी यूनिक है। अब देखिए मोहनजोदाड़ो मूवी भी बनी हुई है, ऋतिक रोशन साहब खूब धूम धड़ाका कर रहे हैं उसमें। बाद में पता चलता है कि सभ्यता, इसमें भी दो सभ्यता थी, एक टीले पर बसे हुए थे और एक नीचे बसे हुए थे। इसमें निम्न लोग रहते थे और इसमें हाई फाई लोग रहते थे, इलीट क्लास के लोग रहते थे, मतलब धनाढ़ लोग रहते थे। सभ्यता में उस समय भी अंतर थी, आज की सभ्यता में भी अंतर है, एक छोटे एक बड़े हैं। तो यह सभ्यता आज से नहीं उसी समय से चली आ रही है, तो वो अंतर कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वह एक समाज का नींव होता है और ये एक समाज को बैलेंस करने के लिए बनाई जाती है। यहाँ यह जो सभ्यता है, यह आप देखिए, पहले यहाँ पे हमको इंडस समझना होगा। भारत, आप एक चीज जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है, यह इंडिया को इंडिया कैसे कहते हैं? बात तो होती है भाई, इंडिया ही क्यों कहते हैं, हिंदुस्तान ही क्यों कहते हैं? इंडिया इसलिए कहते हैं कि हम यही इंडस नदी के इस साइड रहते थे और जो इंडस नदी के उस साइड रहते थे। इंडस नदी के इस साइड रहने वाले को, इसी को इंडस इंडस कहा जाता था। हमको पहले इंडस कहा जाता था, और जब इंडस कहते कहते अपभ्रंश आपने देखा, इंडस के बाद यह धीरे 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 करते 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 इंडिया, यह नाम बदलने लगा। आगे देखिएगा, तो यह सभ्यता, ऐसी बहुत सारी सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता, नील नदी, मतलब ऐसी बहुत सभ्यता है जिसका विकास नदियों के सामने हुआ है। क्यों? क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और जल में आपको ऐसे जीव भी बहुत मिल जाते हैं जिनको आप खा पी सकते हैं, जल के बाहर भी मिलते हैं। तो बहुत ऐसी सभ्यता है, चीन की सभ्यता ले लीजिए, मिस्र की सभ्यता ले लीजिए, भारत की सभ्यता ले लीजिए, ये सारे सभ्यताओं का विकास नदियों के इछाड़ पे हुआ है। ठीक है, इसी तरह से तो यह इंडस नदी है, और जो इसके लिए भारत में एक ट्रीटी भी है जिसमें भारत 20% वाटर यूज करता है और 80% अपने पड़ोस को देता है, पाकिस्तान को, कितना भी झगड़ा हो जाए फिर भी। अब देखिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता, यही सभ्यता की तो सब बच्चा देख लीजिए ना कहाँ जी बसा हुआ है, रावी नदी सब है ना जी, रावी है, चेनाब है, झेलम है, सतलुज है, ये सारी नदी उसकी सहायक नदी है। इंडस नदी की, इंडस नदी की मेनली 10 सहायक नदियां है। इसके लिए आप हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम हमने पढ़ा रखा है क्लास 9th का, उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको टोटल भारत की नदी तंत्र के बारे में पता चल जाएगा, कौन नदी कितनी किलोमीटर बहती है, सबसे भारत की बड़ी नदी कौन कौन नदी है, और कौन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, उस वीडियो से आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी तरह से करके यह मैप आपको दर्शाता है। लोथल है, सुरकोतदा है, उसके बाद धौलावीरा है, चनहुदरो है, गंगे, हाँ गवेरी वाला है, गनवेरी वाला है, कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, ये हरियाणा का है, तो राखी गढ़ी हरियाणा का है। तो ये इस तरह से हमको सभ्यताओं को समझने का मौका मिलता है, इस मैप से आप आंकलन लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। द पार्ट ऑफ द east was the larger, it was east was the larger but lower, this is called the lower town. Very often walls of kicked bricks were built around each part. The bricks were so well backed that they have lasted for thousands of years. जिसमें कहा ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्सों को उन्होंने नगर कहा है, जो अभी हमने टीला के बारे में बताया, इसी के बारे में। ठीक है, आगे देखते, कहा मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास
तालाब बनाया गया था। तो गौर कर सकते हैं जो मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो है, जोदड़ो है, यहाँ तालाब भी मिले हैं, तालाब भी देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है, मतलब इसको बाथिंग सिस्टम कहिएगा। ये नहाने के लिए यह एक बाथिंग सिस्टम था। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसको बनाने के लिए, जो तालाब था, इसको बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ये पूछा जाता है कि क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था, यूपीएससी वालों से पूछा जाता है क्या क्या इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से करके उसको देखते हैं, किया गया था। और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत बिछाई जाती थी। मतलब प्लास्टर के ऊपर रिसाव ना हो इसके लिए चारकोल की परत उस पर बिछाई जाती थी। ठीक है। हाँ, इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। मतलब उस समय भी सीढ़ी थी, याद रखिएगा। मतलब उस समय भी सीढ़ी मिली है आपको। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। मतलब उस समय भी कुएं का जिक्र आपको मिल रहा है कि कुएं उस समय भी थे। सारी बात इसको इंगित करती है। और शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। मतलब यहाँ भी इलीट वर्ग की बात होती है जो खास स्तर पर वहां पे नहाने आते थे। ठीक है। धनाढ़ लोग, पैसे वाले लोग, जो रिच होंगे वही। आगे, अदर साइट्स सच as Kalibanga and Lothal had fire may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappan and Lothal had a elaborate store houses की भी कल्पना उस समय की गई थी। देखिए क्या कहता है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। किस लिए? अन्न को रखने के लिए मिले हैं। आगे, हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, या क्या होते थे? हाउसेज वर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around a country yard. Most houses had a separating bathing areas and some had well in the supply water, जिसमें कहा कि घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और जिसमें और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है। लाइफ इन द सिटी कैसी थी? द मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल्स ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कहा कि सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और यहां पे आपको पता चलता है कि जो आभूषण थे, ऑर्नामेंट्स, वह गोल्ड के मिलते थे और सिल्वर के मिलते थे, जिसको हम लोग चांदी कहते हैं। इनके आपको ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते थे। ठीक है। कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, और जिसमें कहा उनको वह अपने पास रखते होंगे, आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिका भी होते थे जो मुहरों पर लिखे जाते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखे होंगे जो बच नहीं पाई है। मुहर समझते हैं, जो मुहर होती थी, स्टैम्प, वह यहाँ पे देखने को मिलती। बिसाइड देयर वेयर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। ठीक है। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and the perhaps stories, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से
उपयोगी वस्तुएं और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। ठीक है, आज की भी अगर आप कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की कोई प्रचलित पुस्तक वगैरह है, वहाँ से कैरी कर लेते हैं, या यहाँ की कोई है तो यहाँ के लोग विदेश विदेश ले जाते हैं। तो यह उस समय भी चलती थी, जो आज भी चलती है। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी क्या था? हड़प्पन सिटी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स के बाद सेल, हाँ, सेल एंड मेटल्स इंक्लूड कॉपर्स, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर ब्रॉन्ज क्या है, उसके औजार वगैरह बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे। फिर ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, गोल्ड एंड सिल्वर्स वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। ठीक है, यह ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए गोल्ड वगैरह का यूज किया जाता था, सिल्वर का यूज किया जाता था। फिर उसके बाद देखिएगा, उसी चीज को कहा नगर और नए शिल्प में हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। जो आप देखने को पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिक कतर, संग, पत्थर, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी, और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, आगे देखना। फिर उसके बाद क्या कहता है, चलिए उसके बाद यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक है। मनके, बांट जो हम लोग वजन वगैरह करते हैं वो है। फिर कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे और इन आयताकार पृष्ठ 24/7 है, 27 है, उसको देखिएगा। मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, आगे संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती की जाती थी। मतलब कॉटन की खेती वहां भी आपको 7000 से अगो अगर आप देखते हैं तो देखने को मिलता है। फिर देखते हैं कि पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है कि सूत कताई भी उस समय होता था। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है फ्योन्स क्या होता है? तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, और लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है और बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री कलर के होते थे। फ्योन से मनके, चिड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते। ठीक है, देखिएगा, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, देखते हैं इसमें क्या होता है। कहता है हड़प्पा में लोगों को कई चीजें कहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे कि पदार्थों वे दूर दूर से आयात किया करते थे, मतलब इंपोर्ट किया करते थे। देखिएगा, कहता है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, और यहां तक की स्थिति एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। तो कुछ नहीं करना है, तांबा सामने बनाना है, राजस्थान और ओमान, इन दोनों जगह से तांबा मंगवाया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो सीधी बात है भैया, टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इस तरह से उसको याद रखिएगा।
फिर सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। सोना आप देखते हैं कि कर्नाटक से किया जाता था, आज भी कर्नाटक में सोने निकलते हैं, ठीक है, उसी समय नहीं, आज भी निकलते हैं। फिर देखिए ये लिखा अफगानिस्तान। अब देखिए तो सोना कर्नाटक लिख लीजिए, सोना यानी गोल्ड कर्नाटक से इस तरह से करके मंगवाया जाता था। फिर कहता है पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो गेहूं, जौ, दाल, मटर, अनाज ग्रेन में गेहूं, जौ, दाल, मटर इत्यादि जो आप देखते हैं। फिर धान, तिल और सरसों, धान, तिल, सरसों, ये सारे उत्पादन उनके किए जाते थे। यह तांबा है, राजस्थान से आपको मिला है और ओमान से इसको मंगवाया जाता था, ठीक है। आगे देखिएगा, as the regions does not receive heavy rainfall, some from irrigation, उसके बाद irrigations may have been used, जिसमें कहा कि इसे क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे। और हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरी भी पालते थे। वे तो पालतू में गाय, भैंस और बकरी, याद रखिएगा, जो मवेशी थे यानी एनिमल्स में, उसमें गाय मिले हैं, भैंस मिले हैं और बकरी, जिसको GOAT गोट बोलते हैं, भैंस बफेलो बोलते हैं, गाय को काऊ बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको देखने को मिलता है। फिर कहता है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण यानी कच्छ के इलाके में खरीद बेच के खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था और वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी, वहां की जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और यह पत्थरों, शंख और धातुएं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है, सेंटर था। आगे देखिए फिर क्या कहता है कि मुद्रा क्या होती थी, मोहर जो होते थे वो क्या, सील्स एंड सीलिंग्स क्या होते थे उसको देखते हैं। जिसमें कहता है थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छपाई को मुहर बंद कहते थे। और यह मुहर बंद क्या होता था, जब एक मान के चलिए एक पोटली लेके जाना है कहीं, आपको मान के चलिए एक पोटली लेके जाना है और इस पोटली को बांध दिए और इस पे थप्पा लगा दिए, मोहर लगा दिए और इस मोहर को उसी स्थान पर खोलना है जहां पे उसको पहुंचाना है। अगर बीच में मोहर खुल गया तो समझिएगा कि माल का हेरा फेरी हो गया, माल का बदली हो गया, वही चीज है, ठीक है। आगे देखिए ना फिर क्या कहता है अराउंड 3900 years ago we find the beginnings of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing seals and weights were no longer used. Raw materials but उसके बाद brought from long distances becomes rare. In Mohenjo-daro we find garbage killed up on the streets. The damaged systems broke down and new less impressive houses were built even over the street. जिसमें कहा कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद कर दिया गया
और दूर दूर के कच्चे माल आयात काफ़ी कम हो गया और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कूड़े के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी जिसके कारण से वह सभ्यता नष्ट हो गई, और अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया था, और कुछ ने कहा सिंधु और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। यह आपकी सभ्यता समाप्त हो गई और बहुत पुरानी सभ्यता, दूसरी पुरानी सभ्यता और फली फूली सभ्यता। उसी तरह से आज भी कहा जाता है कि पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा करें, अन्यथा आपको भी वही सभ्यता और उन्हीं सभ्यताओं से आपको अगर सीख नहीं मिल पा रही है तो आपकी सभ्यता भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और इसी तरह हजारों वर्ष बाद आपको भी पढ़ने के लिए कोई इसी तरह बैठेगा और पढ़ाने वाले हमारे तरह कुछ मिलेंगे, और इस सभ्यता में आप भी एक सभ्यता के दर्शक बन के देखते रह जाइएगा। इसलिए अपनी सभ्यता का रक्षा खुद करें और अपना वाहक खुद बने। तब तक के लिए जय हिंद। अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।